हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के क्लास में आज हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है। आमतौर पे किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है कि स्थिर वैद्युत अवस्था में जैसे हमारे आवेश स्थिर हैं, तो उसके कारण जो व्यवस्था हमारी बनी, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग अभी क्या है, जैसे देखिए विद्युत बल संरक्षी बल होता है। विद्युत बल के अधीन किया गया कार्य पथ पर, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, इसके पहले विभव वाले में जैसे हम लोगों ने कहा था कि किए गए कार्य का मान W बराबर Q डेल्टा V बराबर VF माइनस VI, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करेगा, अंतिम और प्रारंभिक वोल्टेज पर निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि किस रास्ते से आप गए हो। तो स्थितिज ऊर्जा भी उसी के पास की ही राशि थी। अभी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो एक बार पहले देख लेते हैं। हम लोग अभी देखेंगे कि आवेशों के निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू से स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है, तो इसका मतलब ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। संक्षेप में केवल हम लोग यू कहेंगे। इस पाठ में जब भी हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो समझ लीजिए हमारा मतलब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से है। तो स्थितिज ऊर्जा इसके पहले बात जब भी संक्षेप में कहें तो हमारा मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से है, और किसकी, स्थिर आवेशों के कारण। तो अभी फिलहाल सरलता के लिए स्थिर बिंदु आवेशों के कारण। तो परिभाषा अगर हम इसकी कहें तो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य स्रोत द्वारा किए गए उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत, ध्यान दीजिएगा, अनंत पे हम लोग u का मान भी 0 मानते हैं और v का मान भी 0 मानते हैं, कैपिटल E का मान भी 0 मानते हैं। तो कुल मिला के वो हमारा संदर्भ बिंदु होता है कि उसके सापेक्ष हम व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कि अनंत से आवेशों को उन स्थितियों तक लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बिंदु आवेशों से मिलकर हमारा बना हुआ कोई निकाय है। हम क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए, पहले सारे आवेश अनंत पर थे। अनंत से हम एक एक आवेश को लेकर के आ रहे हैं। जिस निकाय में जिस स्थान पर वो अभी दिख रहे हैं वहाँ पर हम ला के उनको रख रहे हैं, और इस तरह से एक एक आवेशों को लेकर के आन करके और बाद में निकाय की रचना करने तक में हम कुल जितना कार्य करेंगे, हम कुल जितना कार्य का मतलब विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य मत देखिएगा, बाह्य स्रोत द्वारा या कर्ता द्वारा किया गया कार्य। तो जितना किया गया कार्य होगा वो उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा रहेगा, यानी उस किए गए बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य का मान उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और अब हम इसमें कुछ स्थितियां देखते हैं। जैसे समझ लो इसके अलावा बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल हम जब आवेशों को लेकर आ रहे हैं तो उन्हीं आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वही है। तो एक स्थिति देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक अकेला आवेश अगर कहीं बिंदु आवेश रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आप सोच के देखिए, बाहर से कोई और विद्युत क्षेत्र नहीं है, अनंत से लेकर के आप आना शुरू किए आवेश को, आप चाहे जहाँ लेके जाइए कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चाहे आप बल के लिहाज से कहिए तो कोई भी दूसरा और आवेश अगर उस पूरे परिदृश्य में उपस्थित नहीं है जो या तो उसको आकर्षित करे या उसको प्रतिकर्षित करे, मतलब उससे व्यवहार करने वाला, उससे संपर्क करने वाला, उसको प्रभावित करने वाला अगर कोई दूसरा आवेश नहीं है या कोई अन्य विद्युत क्षेत्र बाहर का नहीं है, तो एक अकेले आवेश को लेकर आप घूमते टहलते रहिए, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर कोई विभव है ही नहीं, जो है उसी आवेश का है। तो जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब एक अकेले आवेश, बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। फिर अगर आप दो बिंदु आवेशों की बात करो, मान लो, और आइए अभी हम लोग जो ये दो तीन स्थितियां शुरुआत की बात कर रहे हैं ये तब हैं जब बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अभी हम बात करते हैं दो बिंदु आवेशों की। मान लो कोई एक निकाय है, ऐसे एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 रखा है, एक बिंदु आवेश यहाँ Q2 रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी ये R12 है। ठीक, इस निकाय की अगर हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, दूसरे में वही हमने लिखा भी है कि ई बाह्य बराबर शून्य में, यानी कोई भी अन्य बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं उपस्थित है,
तब Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश अगर R12 दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। कैसे निकाल सकते हैं एक बार देखते हैं। परिभाषा में हम लोगों ने कहा था कि एक एक बिंदु आवेश को आप अनंत से लेकर के उस बिंदु तक आइए, ठीक। पहले मान लो हम Q1 आवेश को लाने की सोचे, अनंत से लेकर आ रहे हैं और चूंकि और कोई पहले से उपस्थित नहीं है तो उस पर कोई सहयोग या विरोध उसको नहीं मिलेगा, यानी उसको Q1 आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक बात। दूसरा, जब ये Q1 आवेश ला के हमने यहाँ स्थिर कर दिया, अब बाद में Q2 आवेश को जब हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप अनंत से बाहर आए, मतलब किसी गणना वाली सीमा में आए जहाँ आप कह सकते हो कि इस Q1 का विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, इस Q1 का प्रभाव है वहाँ तक, वहाँ से अगर दोनों समान प्रकार के आवेश रहे होंगे, मान लेते हैं अभी कि Q1 भी धनावेश था और Q2 भी धनावेश था, तो जैसे ही जब Q2 को आप Q1 के क्षेत्र में लाए, Q1 मना करेगा कि इधर मत आओ, प्रतिकर्षण बल लगाएगा उस पर। फिर भी अगर आप Q2 को लेकर के उसकी तरफ आ रहे हो तो फिर आपको बल लगा करके कार्य करना पड़ेगा, आपको बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप पास आते जाओगे विभव का मान बढ़ता जाएगा, उसके द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, और कुल मिलाकर के यहाँ इस स्थिति तक लाने में आपने कार्य कितना किया होगा। तो आप जरा गौर करिए, विभव की परिभाषा में हम लोगों ने क्या कहा था, किसी बिंदु P पर विभव अनंत से उस बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उसके अनुपात के बराबर होता था। फिर कार्य का मान, कार्य Q बराबर W बराबर Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, ठीक। हम अभी Q1 आवेश को लाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, Q2 आवेश को जब लेके आना शुरू किया, दो तरीके से समझ सकते हैं। संक्षेप में देख लें कि इस Q1 आवेश के कारण इस R12 दूरी पर कितना विभव उत्पन्न होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। R का मतलब R12 और Q का मतलब Q1। इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव, ठीक। अनंत पर विभव का मान 0, यह वो प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है Q2 जहां हम लाके अभी रखे हैं निकाय में, और यहाँ पर विभव का मान V इससे दिया जाएगा। और यानी अब आप जब कहोगे W बराबर Q डेल्टा V, यानी Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, V इनिशियल कितना है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि हम अनंत से लेके आ रहे हैं, और V फाइनल कितना हो जाएगा, V फाइनल हो जाएगा इतना। और ये किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, दूसरे वाले आवेश को ना, तो उसमें किया गया कार्य जब निकालोगे तो Q2 से और गुणा हो जाएगा, तो W बराबर ये हमारा हो जाएगा इतना किया गया कार्य। और ध्यान दीजिए यही हम लोगों ने लिखा भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12। तो एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं कि दो बिंदु आवेशों से मिलकर अगर बना कोई निकाय है तो उसकी रचना करने में जो किया गया कार्य होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R, या 1 और 2 आवेश हैं तो उनके बीच की दूरी अगर आप R12 कह रहे हो तो बटे R12 के बराबर होगा। और अगर दो से अधिक बिंदु आवेश हैं तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए तीसरी स्थिति में लिखें, शर्त अभी भी वही है कि अन्य कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ई बाह्य बराबर 0 में दो से अधिक अगर बिंदु आवेशों का परिणामी U आप निकालना चाहते हो, यानी दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि दो दो आवेशों के आप कितने संभव जोड़े बना सकते हो, और उन सभी का आप बीजगणितीय योग कर लो। यहाँ पर Q1 और Q2 के मान चिन्ह सहित रखने हैं। और एक और मज़ेदार बात, अगर Q1 और Q2 धनात्मक होंगे, अभी इसको अभी डिटेल में हम लोग आगे फिर से देखते हैं और इस पर प्रश्न भी देखते हैं। अभी फिलहाल इतना कि जो दो बिंदु आवेशों के कारण हमारे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है Q1 Q2 बटे R। आप एक चीज़ गौर करिए, जब हम बल की बात कर रहे थे तो वहाँ अपान R² था, Q1 Q2 बटे R²। अगर आप बल की बात करें तो यह बराबर अभी इसके अवकल गुणांक के रूप में लिख सकते हैं दूरी के सापेक्ष, एक चीज़। दूसरा, जिस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी वह निकाय स्थायी होगा और जिसकी धनात्मक होगी वह अस्थायी होगा। और तीसरी बात जिस पर अभी जस्ट आगे आने वाले हैं कि अगर कई बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय है तो आप दो दो आवेशों के कितने तरह के जोड़े बना सकते हो, कितने डिफरेंट पेयर्स।
और उन सभी पेयर्स की आप अलग अलग विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, सबका बीजगणितीय योग कर डालो, यानी जिसमें Q1 Q2 का मान ऋणात्मक आ रहा है, दोनों का गुणनफल, उनकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। और Q1 और Q2 का गुणनफल कब ऋणात्मक होगा? जब दोनों विजातीय आवेश होंगे, एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो, क्योंकि अगर दोनों धनावेश हैं तो वही Q1 और Q2 का गुणनफल धनात्मक होगा, यानी प्रतिकर्षण बल यानी निकाय अस्थायी। और हम लोग जानते हैं कि Q1 Q2 धनात्मक या Q1 Q2 दोनों के ऋणात्मक होने पर वो समान प्रकृति के आवेश हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो निकाय स्थायी नहीं होगा। एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से बंधे रहेंगे, वो निकाय अस्थायी होगा, परमानेंट होगा, स्टेबल होगा और उसकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। ठीक, अब इस वाली स्थिति का जरा फिर से विस्तार एक बार चित्र बना के एक उदाहरण देखते हैं कि 3 या 4 हमारे पास बिंदु आवेश हैं, तो किस तरह से उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे, किस तरह से हम दो के अधिकतम संभव जोड़े बनाएंगे और परिणामी कैसे निकालेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते समय हम देखेंगे कि हम दो बिंदु आवेशों को लेकर कितने संभव पेयर्स बना सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं। ध्यान में रखना है कि कोई जोड़ा रिपीट ना हो और सबकी विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं को आप जोड़ डालो, जो आएगा परिणामी वही हमारा होगा उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे 2 उदाहरण लेते हैं, एक बार लेते हैं कि इस तरह त्रिभुज टाइप की रचना है, इसके शीर्षों पर Q1 Q2 और Q3 आवेश स्थित हैं। दूरियां अगर कहें तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है, Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है। ठीक, हमारे यहाँ जोड़े कितने बन सकते हैं? Q1 का Q2 के साथ बन जाएगा, Q1 का Q3 के साथ बन जाएगा और Q2 का Q3 के साथ बन जाएगा। इस कौन कौन से जोड़े बने? तो एक बनेगा आपका Q1 Q2, एक बना है आपका Q1 Q3 और एक बना है आपका Q2 Q3। इसके अलावा आप देखिए, अगर कोई भी दोहराव करेंगे, जैसे आप कहोगे अच्छा Q2 Q1 तो आ चुका है, Q3 Q2 तो ये भी आ चुका है, तो यह क्रम नहीं मायने रखता कि Q2 पहले है कि Q3 बाद में है, बस पेयर। तो इसका तरीका यह है कि 1 2 3 4 करके आप नंबरिंग कर लो एक क्रम से, एक आवेश से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 आवेश हैं, पहले एक Q1 ले लिए, Q1 के साथ कौन कौन से बन सकते हैं? Q1 के साथ Q2 बन सकता है, Q1 के साथ Q3 बन सकता है, तो 2 हमने बना लिए, Q1 Q2 और Q1 Q3। अब Q1 का काम पूरा, अब Q1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप Q2 Q1 या Q3 Q1 कहोगे तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा। Q1 का काम पूरा, अब इसको छोड़ दो, अब आ जाओ आप Q2 पर। Q2 के आगे बढ़ेंगे तो पीछे जाना नहीं है, अगर 1 2 3 एक क्रम ले लें तो Q2 के आगे Q3 है और Q3 के बाद तो और कोई है नहीं, तो Q2 Q3, इस तरह 3 जोड़े बनेंगे। इन तीनों की अगर अलग अलग आप निकालो स्थितिज ऊर्जा तो इसमें R12 हो जाएगा, K कर लेते हैं, K का मतलब वही 1/4πε0, इसकी क्या हो जाएगी R13 K, और प्लस करते जाना सबको, इसकी कितनी हो जाएगी K इंटू R23, यानी इसकी अगर कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहें इस फर्स्ट वाले स्थिति में तो U1 का मान ये हो जाएगा हमारा K और आगे आपका Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23। और ध्यान रखना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो उसका मात्रक जूल होगा और अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि होती है। इसी तरह से ये तो इस स्थिति का हो गया। मान लो अब हम दूसरे वाले इस चित्र में आते हैं। 4 बिंदु आवेश हैं हमारे पास, Q1 Q2 Q3 Q4, दूरियां उनके बीच की दी हुई हैं। Q1 Q2 के बीच R12, Q2 Q3 R23, Q3 Q4, Q1 Q4 और Q1 का Q3 के साथ भी बन सकता था और Q2 का Q4 के साथ, और बीच में देखते हैं अगर कोई जोड़ा छूट रहा होगा। तो हमने कहा है कि एक क्रम से हम लोग चलेंगे, पहले जैसे Q1 आवेश लिए, Q1 के साथ Q2, Q1 के साथ Q3, Q1 के साथ Q4, फिर Q1 का काम पूरा, फिर Q2 पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे निकाय की स्थितिज ऊर्जा U2, मतलब दूसरे वाली स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो K यानी 1/4πε0, और अंदर क्या क्या रहेगा, चलते हैं क्रम से। एक बार हो जाएगा Q1 के साथ Q2, दूरी कितनी है R12, फिर Q1 के साथ Q3, दूरी R13, फिर Q1 के साथ Q4, दूरी R14। अब
Q1 का काम पूरा हो गया, यानी Q1 को अब नहीं ध्यान देना है। अब आते हैं Q2 पे और एक क्रम से आगे बढ़ेंगे। Q2 के साथ Q3 अपान R23 प्लस Q2 के साथ Q4 अपान R24। इस डिस्टेंस की जैसे हाँ ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी। Q2 का काम भी पूरा हो गया क्योंकि 4 के आगे नहीं है, और Q1 Q2 दो हो गए, प्लस Q3 पे आते हैं। Q3 के बाद Q3 Q4 बटे R34। क्या और कोई बच रहा है? नहीं, Q3 के बाद Q4 ही है। आगे अगर आप बढ़ोगे Q1 Q2 पे तो वो पहले आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये इन सारे पदों का जोड़, इस तरह से हमारी ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। सवाल देखते हैं इस पर एक आधे। उसके पहले दो एक विशेष बातें हैं नोट की, उनको लिख लेते हैं, फिर आते हैं प्रश्न पर। अब हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ विशेष बातें देखते हैं, जैसे नोटवर्दी पॉइंट्स हैं कुछ। पहली बात तो ये कि U, अभी संक्षेप में U लिख रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, कि U अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका मात्रक जूल होता है, ऊर्जा है। दूसरी बात, हम लोगों ने जैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना कार्य करेंगे, विभव के पदों में, विभवांतर के पदों में, और उसको स्थितिज ऊर्जा के पदों में अगर हम व्यक्त करें, मान लो किसी बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक जाने में, A हमारा प्रारंभिक बिंदु है, B अंतिम बिंदु है, वहाँ तक ले जाने में Q आवेश को किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य अगर ये हो, तो इसका मान Q V की अंतिम स्थिति माइनस V की प्रारंभिक स्थिति। हम चले कहाँ से थे? A से, पहुँचे कहाँ हैं? B पर। तो A से B तक जाने में किया गया कार्य, B का विभव माइनस A का विभव, ये जो विभवांतर आएगा उसमें आप आवेश से गुणा कर दीजिए, उसके बराबर होगा। और यही चीज़ बराबर होगी उस B पर स्थितिज ऊर्जा माइनस A पर स्थितिज ऊर्जा, यानी फाइनल। आप इसको ऐसे कह लो कि बाद में कहाँ पहुँचे हो और कहाँ से शुरू किए थे। UF, अगर U फाइनल मतलब अंतिम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा है, I इनिशियल स्टेज यानी पर स्थितिज ऊर्जा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग जब विभव की परिभाषा दे रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं और किसी एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे हैं, किसी बिंदु आवेश को लेकर के उसके कारण विभव निकाल रहे हैं। या विद्युत स्थितिज ऊर्जा की भी अगर बात करते हैं, तो वहाँ भी हमें कह रहे हैं कि पहले सारे बिंदु आवेश अनंत पर बिखरे हुए हैं, वहाँ से एक एक करके लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी हमारा अगर प्रारंभिक बिंदु अनंत है और हम किसी बिंदु क्षेत्र में किसी बिंदु P तक आए हैं, तो अनंत से किसी बिंदु P तक आने में जो किया गया कार्य होगा वो Q आवेश को लेके आए हैं। तो Q अंतिम स्थिति क्या है? P, प्रारंभिक अनंत, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अंतिम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक पे। ध्यान ये रहे कि V अनंत और U अनंत के मान शून्य माने जाते हैं, वो प्रायः हमारा संदर्भ बिंदु होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। अच्छा, इसी के आधार पे हम किसी बिंदु P पर विभव का मान परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव Vp इस रूप में हमने परिभाषित किया था कि अगर Q0 परीक्षण आवेश है, अनंत से P तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के रूप में। अभी क्या है, W अनंत से P को आप क्या लिख सकते हो? UP माइनस U अनंत। ध्यान रखना, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, अंतिम वाला पहले वाला, मतलब कहाँ पहुँचे कहाँ से चले। तो ये क्रम थोड़ा बदल जाएगा दोनों में, वो कौन पहले आएगा कौन बाद में, ध्यान रखना। और ये अगर 0 है तो यानी UP बटे Q0 कह सकते हो, यानी किसी बिंदु P पर विभव का मान उस बिंदु पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा और जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं उसके अनुपात के बराबर होता है। और अगली एक बात कि अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़े थे कि एक अकेले बिंदु आवेश के कारण कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस निकाय की नहीं होती, क्योंकि उसको लेके आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। वो तब था जब बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो। अगर विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है तो हो सकता है आवेश को लेकर आने में आपको कार्य करना पड़े। कार्य करना पड़ेगा तब क्या होगा, कार्य करेंगे आप तो वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा, तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा तब शून्य नहीं होगी एक अकेले आवेश की भी, जब वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में आ रहा है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र होने पर एक बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? Q इंटू V होती है। V अगर उस स्थान पर विभव का मान है, विद्युत विभव का मान है, Q आवेश को हम लेकर के आ रहे थे, तो उस स्थान पर स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। यही होता है किया गया कार्य। अनंत पर शून्य है, उस बिंदु पर V है, तो अनंत से वहाँ V तक लाने में किया गया कार्य तो इतना हो जाएगा, वो हमारी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब इसी में देखते हैं। मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेशों का निकाय है, ये तो एक का हो गया। दो बिंदु आवेशों का निकाय है और Q1 जहाँ पर रखा है वहाँ पर V1 वोल्टेज है, Q2 जहाँ पर रखा है वहाँ V2 वोल्टेज है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी वही है जो पहले हम लोगों ने कही थी R12।
तो अब क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, एक तो जो दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनकी बीच की जो स्थितिज ऊर्जा, पहले का जो सूत्र था 1/4πε0 Q1Q2/R12, वो तो रहेगी ही रहेगी। बढ़ क्या जाएगा उसमें, V1 विभव पर Q1 आवेश की स्थितिज ऊर्जा Q1V1 और V2 विभव पर Q2 आवेश की स्थितिज ऊर्जा Q2V2, ये दोनों और बढ़ जाएंगे। तो अब हमारी परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस 1/4πε0 Q1Q2/R12। ठीक, एक पॉइंट और, कैपिटल यू का मान मतलब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आवेशित विन्यास की वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन सा आवेश कहाँ पर रखा है, कौन किससे कितनी दूरी पर है। तो केवल वो इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि यह आवेशों को लाए हम किस रास्ते से हैं, आवेशों को किस पथ से होकर लाए हैं, किस रास्ते से होकर लाए हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करेगी किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन कौन सा आवेश कहाँ कहाँ है और उन आवेशों के बीच की दूरियाँ क्या हैं। एक दो बातें और हैं, उनको भी लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ तथ्य ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट का मतलब कुछ पढ़ें कुछ छोड़े वो अच्छी बात नहीं होगी। वैसे ही अभी भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कम कर दे रहे हैं और मेरे पढ़ाने का स्तर थोड़ा सा औसत ही रह रहा है। मैं बहुत कठिन चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाए। और अभी इस तरह से औसत तरीके से पढ़ते हुए जब हम लोग पूरा कर लेंगे कोर्स, तो सत्र के अंत में हम लोग फिर जो एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं उन पर आते हैं। तो अभी शुरुआत में बेस लेवल क्वेश्चन ओनली। नोट में हम लोग कुछ बातें और देखते हैं, जैसे बिंदु आवेशों के निकाय की अगर हम चाहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे, मान लो हमारे पास कुछ आवेश दिए हुए हैं, ये पता है कि ये इतना आवेश है, इतना आवेश है, इतना आवेश है, और उनका विन्यास कई बार आपकी मर्जी के ऊपर है। कुछ शर्तें बता दी जाएंगी कि इतनी दूरी पे रखना है या और इतनी दूरी के ही बीच में रखना है, या एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों पर आवेश रखना है, भुजा छोटी बड़ी हो सकती हैं, आवेशों के मान कम ज़्यादा हो सकते हैं। यानी आपके पास कुछ विकल्प होंगे कि कुछ आवेशों को आप दूर कर सकते हो, कुछ आवेशों को पास कर सकते हो। तो न्यूनतम अगर स्थितिज ऊर्जा आप करना चाहते हो तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो सजातीय आवेश हैं, दो भाग हम लोगों ने लिखे हैं। पहली बात तो जो अधिक परिमाण के सजातीय आवेश हैं, जो सबसे बड़े वाले हैं और जिनके चिन्ह समान हैं, उन आवेशों को परस्पर अधिकतम संभव दूरी पर रखना। क्यों? Q1 Q2/R, Q1 और Q2 के मान अगर समान हैं तो दोनों का गुणनफल धनात्मक आएगा। और तो सबसे बड़े बड़े वाले जो दो हैं जिनका गुणनफल सबसे बड़ा धनात्मक आने वाला है, उनको हम छोटा कब कर सकते हैं? दूरी बढ़ा करके। तो सजातीय आवेश जो बड़े वाले हैं उनको आप अधिकतम दूरी पर रखने की कोशिश करिए, और इसी तरह इसका उल्टा, अगर एक विजातीय आवेश है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, न्यूनतम करना है, अच्छा गुणनफल दोनों का ऋणात्मक होगा Q1 Q2 का, और हम चाहते हैं कि R के नाते वो कमज़ोर ना होने पाए क्योंकि हम ऋणात्मक ही ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, न्यूनतम रखना चाह रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी न्यूनतम हो। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि अगर सजातीय आवेश हैं तो सबसे बड़े वाले आवेशों को आप अधिकतम दूरी पर रखने की कोशिश करिए। विजातीय आवेश हैं तो उनको सबसे बड़े वाले आवेशों को आप कम से कम दूरी पर रखने की कोशिश करिए, पास लाने की कोशिश करिए, और इस तरह से जो निकाय बनेगा वो आपका अधिकतम स्थायी होगा, या आप कह लो कि स्थितिज ऊर्जा वहाँ उस स्थिति में न्यूनतम होगी। ठीक। दूसरी एक बात, नोट का छठवां पॉइंट, कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलते हैं तो विभव का मान घटता है। ये इसके पहले हम विभव प्रवणता में पढ़ चुके हैं कि विभव प्रवणता की दिशा घटते हुए विभव की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। E बराबर -dV/dr। या धनावेश पे बल के हिसाब से अगर आप देख लो तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी गति करता है। तो दोनों तथ्यों को अगर आप एक साथ मिला लो कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, एक बात, दूसरा धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा होती है, यानी विभव की घटने की दिशा होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चूंकि वैद्युत विभव का मान घटता है, अतः आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर दो बिंदु ले रहे हो, एक बिंदु थोड़ा पहले है, एक बिंदु थोड़ा आगे जाने के बाद है, पहले वाले बिंदु पर V1 विभव है, बाद वाले बिंदु पर V2 विभव है, तो V2 का मान कम होगा V1 से। अब आप डेल्टा V अगर देखोगे कि बाद वाले का विभव पहले वाले के सापेक्ष, तो डेल्टा V यानी V2 - V1, बाद वाले का विभव माइनस पहले वाले का विभव, बाद वाले का कम है, कम में से ज़्यादा अगर आप घटा रहे हो तो ऋणात्मक आएगा। तो इसका मतलब
विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर ऋणात्मक होगा। अब अगर आप धनावेश को लेके जा रहे हो तो Q डेल्टा V, Q अगर धनावेश है, डेल्टा V ऋणात्मक है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा बाह्य स्रोत द्वारा। इसका मतलब घटेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। और मान लो अगर ऋणावेश की आप बात कर रहे होते हो, ऋणावेश को आप लेके जा रहे थे, तो ऋणावेश को लेके जाने में Q भी ऋणात्मक, डेल्टा V भी ऋणात्मक, दोनों का गुणनफल धनात्मक, किया गया कार्य बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो आवेश अपने आप से धनावेश चला जाएगा, तो उसमें बाह्य क्षेत्र को कुछ करना, बाह्य कर्ता को कुछ खास करना नहीं है। तो जब उसको करना नहीं है, अपने आप ही क्षेत्र ही कर रहा है, तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, तो इसलिए घटेगी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र की दिशा में धनावेश के चलने पर। और एक पॉइंट और देखते हैं। मान लो Q1 Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच विद्युत बल और ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है, तो यह बराबर -du/dr। चूंकि u स्थितिज ऊर्जा दूरी का फलन है, ये भी तो दूरी के साथ साथ स्थिति बदलने के साथ साथ इसका मान बदलेगा। अभी हमको ये ध्यान रखना है u बराबर -du/dr। क्यों? हम लोग जरा देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने इसके पहले दो सूत्र पढ़े हैं, एक स्थितिज ऊर्जा u का और एक कूलाम नियम से हम लोग विद्युत बल के बारे में। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, R12 या सिंपली R उनके बीच की दूरी है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की U बराबर K Q1 Q2 बटे R होगी। अब यहाँ से अगर हम du/dr करें, अवकल गुणांक निकालें इस u का r के सापेक्ष, तो देखिए k यानी 1/4πε0 नियत है। Q1 और Q2 आवेश के मान है, बिंदु आवेशों के, वो नियत हैं, अभी नहीं बदल रहे दूरी के साथ, बदल केवल क्या रहा है r। तो k Q1 Q2 ये नियतांक हैं, हमारे अवकल गुणांक से, अवकलन की प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे। बचेगा d/dr 1/r। 1/r का मतलब r की पावर -1, r की पावर -1। और हम जानते हैं कि r की पावर n का ये d/dr, अगर आप r की पावर n करो तो ये होगा n r की पावर n-1। वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r का जब आप करोगे r की पावर -1 यानी -1 इंटू r की पावर -2 यानी -1/r²। तो du/dr आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह अलग कर लिया हमने, r की पावर -2 का मतलब बटे r², तो -k Q1 Q2 बटे r²। और ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, ये जो लिखा है ये कूलाम बल है, तो यानी ये चीज़ बराबर हो जाएगी du/dr -f के बराबर हो जाएगी, या f को आप कह सकते हो कि -du/dr के बराबर होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट, अच्छा ये इसका था, कोई बात नहीं, इस पर ना ध्यान दें, ये इससे रिलेटेड था। Q1 Q2 का मान अगर 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, यानी या तो Q1 और Q2 दोनों धनावेश हैं या Q1 और Q2 दोनों ऋणावेश हैं, तब Q1 और Q2 का गुणनफल धनात्मक होगा। उस स्थिति में U का मान धनात्मक होगा। और क्यों? अच्छा, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हो कि U का मान धनात्मक होगा और जब बल निकालेंगे तो वो प्रतिकर्षण बल को व्यक्त करेगा, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार से अगर Q1 और Q2 का गुणनफल ऋणात्मक है यानी 0 से कम है, यानी विजातीय आवेश रहे होंगे, एक धन रहा होगा एक ऋण रहा होगा, उस स्थिति में आपके U का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा और वो स्थायी निकाय की स्थायी अवस्था को व्यक्त करेगा। और इस स्थिति में बल आकर्षण का बल होगा। Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा होने पर यानी धनात्मक होने पर निकाय की अस्थायी अवस्था होगी, उस समय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। तो आज इसका थ्योरेटिकल और सूत्र वाला भाग था। आज के लिए अभी इतना ही, अगले भाग में हम लोग इस पर आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।